अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ पर्सनल हेलिकॉन बाय शिमा सनी। इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका कुछ जनरल इंट्रो बता देती हूँ कि पर्सनल हेलिकॉन जो पोइम थी ना, ये शिमा सनी ने अपने एक फ्रेंड को जो थी डेडिकेट की थी, जिनका नाम मिकाइल था। और पर्सनल के वर्ड से ही हमें पता चलता है कि यानी पर्सनल का मतलब क्या होता है कि यानी इंसान की उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में उसने मतलब अपना कोई पर्सनल अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है। और हेलिकॉन ने वैसे तो एक सेक्रेड प्लेस का नाम है, लेकिन वैसे हेलिकॉन लिटरेरी लैंग्वेज में देखा जाए तो इसको इंस्पायरेशन को कहा जाता है। इंस्पायरेशन क्या होता है? पोइटिक इंस्पायरेशन हमने पढ़ा था, आपको मैं याद करवाती हूँ। टेड ह्यूज पोइट हमने पढ़ा है, उसमें हमने उसकी थॉट फॉक्स पोइम पढ़ी थी। थॉट फॉक्स में हमने देखा था कि उसने टेड ह्यूज ने बताया था कि किस तरह से पोइट्री में एक कोई माइंड या उसके कोई आइडिया उसके माइंड में आता है और वो आहिस्ता आहिस्ता पहले तो वो ब्लर्ड होता है, अनक्लियर होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाता है और टाइम के साथ साथ बिल्कुल क्लियर हो जाता है और वो उसको कंपोज कर देता है, अपनी पोइट्री की फॉर्म में ले आता है। तो ये भी इसी टाइप की थोड़ी पोइम है। सिंपल एंड शॉर्ट, पर्सनल हेलिकॉन इज़ अ जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। अब ये पोइम जो है उसकी बचपन से लेके जवानी तक, मतलब बड़े होने तक के, बलूगत तक के जो दौर है उसके सफ़र के बारे में एक शॉर्ट सी पोइम है, सादा सी। परहैप्स इट इज़ अ जर्नी ऑफ अ पोइट। शायद ये पोइट के किसी सफ़र के बारे में है। वो सफ़र कौन सा है? बचपन से जवान होने तक का। इट मे बी द जर्नी ऑफ एवरी पर्सन। और हो सकता है कि हर इंसान की जो है कहानी हो, हर इंसान ने ये सफ़र किया हो। ये कैसे किया हो या हम आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको मज़ीद समझ आएगी। शिमा सनी हैज़ डिफरेंशिएटेड द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ फ्राम द सेकंड वन। अब शिमा सनी ने फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ मतलब चाइल्डहुड को एडल्टहुड से जो है फ़र्क बयान किया है। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग मेच्योरिटी, चेंज इन डिज़ायर एंड लाइफ इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड इन दिस पोइम। मतलब कि कोई इंसान जब बचपन में होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो किस तरह मेच्योर होता जाता है, उसकी ख्वाहिशात जो होती हैं, उसका हर चीज़ को देखने का जो अंदाज़ होता है वो चेंज होता जाता है। शिमा सनी इज़ फेमस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरीज ऑफ पास्ट। शिमा सनी को जो है पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत अच्छे से पेश करने का जो है ना मशहूर शायर कहा जाता है। एज़ वेल एज़ वी ऑल नो डैट ही बिलोंग टू आयरलैंड। हम जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनका ताल्लुक आयरलैंड से था। देयरफॉर हिज पोइट्री इज़ रिलेटेड टू हिज ओन पीपल। इसी वजह से उनकी जो पोइट्री है उसका ताल्लुक भी वहाँ के लोगों से ही है। ही इज़ ऑल्सो फेमस फॉर राइटिंग अबाउट द बॉग पीपल। इसके अलावा वहाँ के जो बॉग पीपल थे, जो देहाती लोग थे, जिन पे बहुत ज़्यादा, जिनको लो क्लास पीपल कंसिडर किया जाता था, ज़्यादातर वो पोइट्री उनके बारे में ही करता है, क्योंकि हम इसकी पहले भी पोइम्स पढ़ चुके हैं तो आपको आइडिया हो चुका होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हिज पोइट्री इज़ डैट ही राइट्स अबाउट द मेमरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसकी पोइट्री की अहम खसूसियत है वो ये है कि अपने वो बचपन की जो यादें हैं ना उनको हाईलाइट करता है अपनी पोइट्री में। ही वॉज अ कीन ऑब्जर्वर। बहुत जो बारीकी से मुशाहदा करता ना किसी चीज़ का, उस तरह का वो बंदा था। ही न्यू द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। उसे जो था ना अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को जो था बयान करने का आर्ट बहुत अच्छे से आता था। ही चूज़ एक्यूरेट वर्ड्स फॉर दिस पर्पज़। और वो इस मकसद के लिए बहुत ही मुनासिब अल्फाज का जो है इंतखाब करता है। ही वन सेड वर्ड्स देमसेल्व्स आर डोर्स। एक दफ़ा उसने कहा था कि वर्ड्स जो होते हैं ना वो खुद दरवाज़ा होते हैं, खुद यानी उनको रास्ता मिलता है। देयरफॉर सिंबलिज्म इज़ ऑलवेज देयर इन हिज पोइट्री। इस वजह से हमेशा उसकी पोइट्री में सिंबलिज्म पाया जाता है। इनफैक्ट एवरी पोइम ऑफ हिम इज़ फुल ऑफ सिम्बल्स। अब उसकी जो हर पोइम है ना वो सिंबल से भरी पड़ी है। ऑन वन हैंड ही एक्सप्रेसेस इमोशंस। एक तरफ से देखा जाए तो वो इमोशंस को बयान करता है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड ही एक्सप्लेन्स द सोर्स ऑफ दोज फीलिंग्स। और दूसरी तरफ वो उन फीलिंग्स से जो प्लेयर मिलती है या उन फीलिंग्स का जो ज़रिया होता है उसको एक्सप्लेन करता है। हिज चाइल्डहुड वॉज फुल ऑफ एडवेंचर्स। उसका जो बचपन था ना वो एडवेंचर से बहुत ज़्यादा, उसने जगहों का जो था ना टूर किया था, बहुत सी जगहों पर वो गया था, उसे भरा पड़ा है। एडवेंचर इज द इन द सेंस डैट ही वाज अ डीप थिंकर। और इस चीज़ ने उसको एक डीप थिंकर, बहुत गहरी सोच वाला, गहरी जो कीन ऑब्जर्वर होता है ना वो बना दिया था। एवरी इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ लेफ्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन हिज माइंड। उसकी ज़िंदगी में आने वाले हर वाक़ये ने उसके जहन पे गहरा असर छोड़ा था। न्यूमरस पोइम्स आर देयर इन विच शिमा सनी टॉक्ड अबाउट हिज चाइल्डहुड। उसकी बहुत सी पोइम्स हैं, जैसा कि हमने कांस्टेबल कॉल पोइम पढ़ी थी, उसमें भी उसने अपने बचपन की कहानी बयान की थी। और कांस्टेबल कॉल इज़ अ फेमस अमॉन्ग देम। कांस्टेबल कॉल जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो मशहूर है, विच इज़ रिलेटेड टू हिज मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड, जिसमें उसने अपने बचपन की याददाश्त को ताज़ा किया है। पर्सनल हेलिकॉन इज़ आल्सो द मेमोरीज ऑफ द पोइट बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ कांस्टेबल कॉल। ये भी उसके बचपन की मेमोरी के बारे में है, लेकिन ये कांस्टेबल कॉल से डिफरेंट पोइम है। तो इट इज़ आल्सो शो द साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द स्पीकर एज अ चाइल्ड। लेकिन ये पोइम भी जब वो शिमा सनी एक बच्चा था तो उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या थी, वो क्या सोचता था, कैसा फील करता था, उस बारे में ही है। ऑल पोइम्स ऑफ शिमा सनी
शेयर सम कॉमन थीम्स। तमाम पोइम जो हैं शिमस हनी की वो कॉमन थीम्स रखती हैं। फियर खौफ को कहते हैं इज़ रिमार्केबल इन दिस रिगार्ड। जो खौफ है ना वो सबसे ज़्यादा उसकी पोइम में पाया जाता है। देयर इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ एम्बिग्यूटी इन हिज पोइम्स थो हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज़ सिंपल। वैसे उसका राइटिंग का जो ना स्टाइल है ना वो सिंपल है, वो सिंपल वर्डिंग में लिखता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स उसकी पोइट्री में होते हैं जो कि उसकी पोइट्री को कन्फ्यूजिंग कर देते हैं। एम्बिग्यूटी इंक्रीजेज व्हेन द पोएट यूजेस टू मच सिंबल। एम्बिग्यूटी कन्फ्यूजन को कहते हैं। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो बहुत ज़्यादा सिंबल इस्तेमाल करता है। a lot of effort is required to understand them। तो उनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। पर्सनल हेलिकॉन इज़ नॉट डिफरेंट फ्राम अदर पोइम्स ऑफ शिमस हनी। पर्सनल हेलिकॉन उसकी दूसरी पोइम से मुख्तलिफ तो नहीं है। ही इट आल्सो शेयर्स एवरी सच ट्रेट विच मैंशनड अबव। वो ये सारी खसूसियात रखती है जो कि मैंने ऊपर आपको बता दी हैं। इन हिज चाइल्डहुड द स्पीकर डेफिनेटली द पोइट्स, यानी खुद वो अपने बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो ये पोइट की बात हो रही है। वंडर्ड अबाउट द वेल्स। वो कुओं को देख के, यानी वेल जो होते हैं ना पानी के कुएँ, उनको देख के बहुत हैरान होता था। क्यों होता था? दे ऑलवेज अट्रैक्टेड हिम बट ही वॉज नॉट अलाउड टू गो नियर हिम। वो हमेशा उनके पास जाना चाहता था, वो उसको बहुत अट्रैक्ट करते थे, वो बहुत क्यूरियोसिटी के साथ उनको देखता था, लेकिन उसको उसके पास जाने की इजाज़त नहीं थी। ही वॉज क्यूरियस टू सी वॉट वॉज इन साइड दैम। तो उसको बहुत तजस्सुस रहता था कि इनके अंदर क्या हो सकता है। द बकेट्स पम्प्स एंड विंडलेस ड्रू हिज अटेंशन। विंडलेस कहते हैं जो कि वो रस्सियाँ लटकी हुई होती हैं ना कुएं में पानी खींचने के लिए बाल्टियों के साथ, उसे कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी अटेंशन जो थी वो ड्रॉ कर लेती थी, खींच लेती थी। आल्सो लाइक द स्मेल ऑफ वाटर वीड। वाटर वीड उन पौधों को कहा जाता है जो पानी के अंदर उगते हैं, फंगस एंड डैंक मॉस। तो उसे इन सब की खुशबू भी बड़ी अच्छी लगती थी। फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम शेयर्स क्यूरियोसिटी ऑफ द पोइट। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पोइम का फर्स्ट स्टैंजा जो है पोइट के तजस्सुस को बयान करता है। इन दोज डेज फुलफिलमेंट ऑफ स्मॉलर डिज़ायर कुड गिव द पोइट प्लेयर। क्या था कि उन दिनों में अगर उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात जो थी वो अगर पूरी हो जाती तो वो उसको बहुत बड़ी खुशी दे सकती थी। बट देयर फुलफिलमेंट वाज रेयरली पॉसिबल। लेकिन ऐसा होना बहुत कम मुमकिन था। ही वाज फॉरबिडन टू गो नियर द वेल्स। उसको जो था कुओं के करीब जाने से मना किया गया था। देयर फॉर ही कुड नॉट ओनली इमेजिन दैम। इसलिए वो सिर्फ अपने इमेजिनेशन में उनको जो था वो देख सकता था। वी आर फर्स्ट लाइन्स ऑफ द पोइम चाइल्डहुड ऑफ एवरी पर्सन कैन बी इमेजिन्ड। अब हमारी जो है इस फर्स्ट लाइन्स के जरिए किसी भी बच्चे का, हमारे बचपन का अगर देख लें, हर शख्स का जो बचपन है वो इसी तरह का होगा। द पोइट वांटेड टू रिफ्रेश हिज ओन मेमोरी एज वेल एज मेमोरी ऑफ हिज रीडर्स। मतलब पोइट जो है अपने बचपन की भी याद हमें दिलवाना चाहता है और हमें भी हमारा बचपन भी याद दिलवाना चाहता है, क्योंकि हमें बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हमें हर उस चीज़ से जो है वो रोका जाता है जिससे जो हमारे लिए खतरे का बायस बन सकती है या नुकसानदेह साबित हो सकती है। अ वेरी टीनी विश ऑफ अ चाइल्ड एंड हिज साइकोलॉजिकल कंडीशन इज ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड बाय द पोइट। मतलब यानी उसकी एक छोटे से बच्चे की जो ख्वाहिश होती है और उसकी जो जहनी हालत होती है उसको पोइट ने बहुत अच्छे से बयान किया है। मतलब जब किसी चीज़ को दिल कर रहा होता है तो हम ये उसको करना चाहते हैं। हम जब हमारे पेरेंट्स मना कर रहे होते हैं ना, हमें वो बुरे लग रहे होते हैं, हमें लगता है कि यानी ये गलत मना कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। परहैप्स सीइंग इन द वेल वाज द लार्जेस्ट विश ऑफ चाइल्ड इन दैट टाइम। मतलब उस वक्त में वो शिमस हनी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जब वो बच्चा था कि वो वेल के अंदर देखे। इन चाइल्डहुड पेरेंट्स कीप देयर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द वेल्स। जब बचपन में जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को कुओं से दूर रखते हैं। देयर फॉर देयर क्यूरियोसिटी इंक्रीजेज विद द एवरी प्रोहिबिशन। और जैसे जैसे वो मना करते हैं, हर मना करने के साथ उनका तजस्सुस जो है वो बढ़ता जाता है। फर्दर मोर स्ट्राइकिंग इमेजरी इन स्टार्टिंग लाइन्स ऑफ द पोइम इज़ रिमार्केबल। तो हम ये कह सकते हैं कि उसने बहुत ही अच्छे अंदाज में स्टार्टिंग लाइन्स में एक बच्चे की फीलिंग्स को बयान किया है। द पोइट टॉक्स फर्दर अबाउट द वेल। वो मजीद जो है एक वेल के बारे में, कुएं के बारे में बात करता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द ब्रिक यार्ड। ये जो है ब्रिक यार्ड कहते हैं जो कि वो ईंटों की बनी हुई बाउंड्री होती है ना उसकी, वहाँ पे वाक़ है। द पोइट इमेजिन्स द साउंड ऑफ बकेट्स विच वाज अटैच टू द रोप। अब पोइट जो है उस साउंड को इमेजिन करता है जो कि बाल्टी के ऊपर या नीचे लाने से आती है। विच वाज अटैच टू द रोप, जो कि रस्सी के ज़रिए उससे अटैच है। ही इमेजिन द बकेट प्लमेटेड डीप इनटू द वेल। वो जो है इमेजिन करता है कि किस तरह से ये जो बाल्टी है वो कुएं के अंदर जाती है, वो गहराई में जाकर लटकती है। द पोइट शोज द डीपनेस ऑफ द वेल इन द लास्ट लाइन ऑफ सेकंड स्टैंजा की सेकंड लास्ट लाइन में वो उसके कुएं की जो गहराई होती है ना उसको इमेजिन कर लेता है। ही सेज सो डीप यू सॉ नो रिफ्लेक्शन इन इट। कि वो कहता है कि इतना ये गहरा होता है कि आप उसमें अपना रिफ्लेक्शन भी नहीं देख सकते। एज मैंशनड अबव द क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड इंक्रीजेज व्हेन एंड हिज इमेजिनेशन इनहेंसेस। जैसे ऊपर बताया गया है कि हर बच्चे की जो क्यूरियोसिटी होती है, उसका जो तजस्सुस होता है वो बढ़ जाता है जैसे ही उसका जो इमेजिनेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है।
द थॉट विच कम्स इन हिज माइंड आफ्टर सीइंग द वेल इज़ डैट ही कैन नॉट सी हिज रिफ्लेक्शन। अब जब वो कुएं को देखता है ना तो उसके माइंड में ये ख्याल आता है कि ना वो कुएं में अपना अक्स नहीं देख सकता। दिस लाइन सिम्बलाइजेज द आर्टिस्टिक क्वालिटी ऑफ द पोइट। ये पोइट के आर्ट को बयान करती है ये लाइन। सीमस सनी वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो एक बहुत जहीन स्टूडेंट था। ही वाज अ लवर ऑफ आर्ट। उसे मोहब्बत थी आर्ट के साथ। ही वाज अ ट्रू आर्टिस्ट इवन इन हिज चाइल्डहुड। हालांकि वो अपने बचपन में भी जो था ना एक सच्चा आर्टिस्ट था। ही इज़ अनएबल टू फॉरगेट हिज मेमरीज। उसे अपनी यादें जो थी वो कभी नहीं भूलती थी। हिदर टू ही हैज़ नॉट फॉरगेटन देम। और अभी तक वो नहीं भूला है। देयर फॉर ही रिवील्स हिज चाइल्डहुड साइकी। इसलिए वो अपने बचपन की जहनी हालत को बयान कर रहे हैं। अ वेरी डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेल हैज़ बीन गिवन इन नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम। नेक्स्ट स्टैंजा में भी वेल की कुएं की जो है बहुत तफसीली जो है ना डिस्क्रिप्शन दी गई है। नाउ डेज वेल्स आर वेरी रेयर। आजकल के दौर में कुएं जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। बट इन हैनीज चाइल्डहुड देवर सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पीपल। लेकिन हैनी के दौर में जब हैनी बचा था तो तब लोगों के लिए पानी का जरिया कुआं ही होते थे। बट सोर्स ऑफ प्लेयर फॉर हिम। लेकिन वो सीमस हैनी के लिए सोर्स ऑफ प्लेयर थे। मतलब लोगों के लिए तो पानी का जरिया थे लेकिन उसके लिए खुशी का बायस थे। हैनीज इंटरेस्ट इन नेचर एंड इट्स रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन इन दिस लाइन्स। को इन लाइन से हमें ये पता चलता है कि हैनी को जो था नेचर में कितना इंटरेस्ट था, वो कितनी दिलचस्पी लेता था। इन थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा ऑफ द पोएम देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड डिज़ायर। इसमें थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में एक बच्चे की ख्वाहिश को बयान किया गया है। दीज डिज़ायर्स आर रिलेटेड टू स्मेलिंग एंड टचिंग। और ये ख्वाहिश उसकी है जो पानी के अंदर फूल होते हैं उनको सूंघने की, उनको टच करने की। इट सीम्स दैट चाइल्ड इज़ मच क्लोज टू नेचर। इससे पता चलता है कि उसका जो नेचर के साथ लिंक है ना बहुत क्लोज है। डेफिनेटली द चाइल्डहुड प्रेजेंटेड इन द पोइम बिलोंग्स टू सीमस हनी। इस बात में कोई शक नहीं है कि यानी पोइम जो है ये सीमस हनी के बचपन से बिलोंग करती है। इट एक्चुअली इज़ द चाइल्डहुड ऑफ एवरी पोइट। लेकिन यह कह सकते हैं कि हर शायर का जो बचपन होता है वो ऐसा ही होता है। हु यूजुअली रिमेन्स इन हिज ओन वर्ल्ड। जो कि अपनी दुनिया में रहता है। हैविंग नो कंसर्न विद द आउटर वर्ल्ड। और जिसको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। एन आर्टिस्ट इवन इन his childhood sees things differently as compared to other people। एक आर्टिस्ट के तौर पे जब कोई चाइल्ड अपने बचपन में होता है ना ये सारी चीज़ें उसको मुख्तलिफ लगी होती हैं बजाय इसके कि जब कोई बड़ा हो जाता है। टू अदर पीपल चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी। यानी पोइट की जो देखने की किसी चीज़ को या किसी आर्टिस्ट की किसी चीज़ को बचपन में देखने की जो विल पार होती है या पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो दूसरे बच्चों से थोड़ा डिफरेंट होता है। दिस डिफरेंस कैन बी ऑब्जर्व इन थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा ऑफ द पोइम। और ये फ़र्क जो है थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में वाजिया नज़र आता है। इन द लास्ट स्टैंजा सीमस हनी डिफरेंशिएट द चाइल्डहुड फ्रॉम मैच्योरिटी। फिर वो बचपन को जो है बलूगत से, जवानी से, मैच्योरिटी से जो है फ़र्क बयान करते हैं। द पोइम बिगिंस एज अ चाइल्ड इट एंड्स डार्कनेस इकोइंग। अब जब कोई बच्चा जो है जब वो बड़ा हो जाता है ना तो उसकी जो डार्कनेस इकोइंग होती है, उसकी जो ख्वाहिशात होती है ना वो चेंज हो जाती हैं। ही हैज़ डेलिबरेटली स्टार्टेड एंड एंडेड दिस पोइम इन दिस वे। उस सीमस हनी ने पोइम को स्टार्ट भी इसी वे में किया था और एंड भी वो इसी तरह से करा। इट इज़ अ जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। स्टार्ट में भी उसने ये बात की थी कि यानी उसकी जो पोइम थी वो बचपन से लेके जवानी तक के सफ़र के बारे में है। इन चाइल्डहुड द पोइट सा हिज रिफ्लेक्शन इन द वेल। बचपन में जो पोइट था वो अपना अक्स जो था वो कुएं में देखना चाहता था। वेयर एज इन द अडल्टहुड ही सीज ओनली डार्कनेस। लेकिन जब वो बड़ा हो गया है और जब वो कुएं में झांकता है, अब उसके पेरेंट्स भी उसको नहीं रोक रहे, कोई उसको मना नहीं कर रहा, तो जब वो देखता है तो उसे देखता है कि वहाँ पे उसको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। बीनीथ ऑल अडल्ट डिग्निटी अ चाइल्ड इज सम एक्यूरेटली क्लोज टू नेचर देन अ मेच्योर पर्सन। अब एक जब वो बच्चा था ना तब वो नेचर से ज़्यादा क्लोज था, तब वो चीज़ें उसको ज़्यादा इमेजिनेटिव लगती थी, ज़्यादा खूबसूरत लगती थी बजाय इसके कि जब वो एक बड़ा आदमी बन गया। व्हेन हैनी ग्रू अप ही कुड सी ओनली डार्कनेस इन द वेल। जब वो बड़ा हो गया तो अब उसको सिर्फ कुएं में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है इंस्टेड ऑफ हिज ओन रिफ्लेक्शन। और अपना अक्स नजर नहीं आता। इट आल्सो समराइजेज हिज पोइटिक कैरियर। ये उसके पोइटिक कैरियर को, उसके पोइट्री लिखने के जो पावर है उसको भी समराइज करती है। इट इज़ हिज जर्नी फ्रॉम यंग एज पोइट्री टू मेच्योर एज पोइट्री। और ये उसका सफ़र है जब वो नन्ही एज में पोइट्री लिखता था और जब वो मेच्योर होकर जो पोइट्री लिख रहा है। पर्सनल हेलिकॉन इज़ अ रेगुलरली स्ट्रक्चर्ड पोइम कंसिस्टिंग ऑफ 5 स्टैंजाज। ये 5 स्टैंजाज की पोइम है। ईच अ क्वार्टन, क्वार्टन कहते हैं 4 लाइन स्टैंजा को, मतलब ये 20 लाइन्स की पोइम है। 4 लाइन के 5 स्टैंजाज हैं। हैनी यूजेस मेटाफर इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ पर्सनल हेलिकॉन कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू द प्लांट्स दैट ग्रू इन द वेल्स। के फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट स्टैंजा में उसने पर्सनल हेलिकॉन में प्लांट्स के साथ जो है जो वेल के अंदर ग्रू करते हैं, जो उनके पानी के अंदर पैदा होते हैं, उनके साथ खुद को कंपेयर किया है। तो कंक्लूजन देखते हैं। इन अ नट शेल पर्सनल हेलिकॉन इज़ अ हाईली सिम्बॉलिक पोइम ऑफ सीमस हनी। इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल बट एट द सेम टाइम हैज़ यूनिवर्सलिटी इन इट। कि ये पोइम वैसे तो उसकी ऑटोबायोग्राफिकल थी, मतलब उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में थी, लेकिन उसने इस पोइम में यूनिवर्सलिटी पाई जाती है। मतलब ये ऐसे लगता है कि हर बच्चे के बारे में है, हर इंसान के चाइल्डहुड के बारे में है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एवरी पर्सन। हर इंसान की स्टोरी इसमें बयान की गई। रादर इट इज़ अ जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। और इसके अलावा ये बचपन से लेकर बलूगत तक का सफ़र है। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द जर्नी ऑफ अ पोइट। ये पोइट के सफ़र को रिफ्लेक्ट करती है। द पोइम इज़ नॉट ओनली अबाउट
अबाउट अ सिंगल जर्नी बट अबाउट मैनी जर्नीज ऑफ लाइफ। ये सिर्फ किसी एक सफ़र के बारे में नहीं है बल्कि उसकी ज़िंदगी के तमाम सफ़र जो थे, बहुत से जो सफ़र थे उनके बारे में है। द पोइम इज़ एविडेंट दैट शेमस हनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोइट्री कैन नेवर बी अंडर एस्टिमेटेड। तो ये पोइम इस बात की वाजिया सबूत है, इस बात की गवाही देती है कि शेमस हनी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंग्लिश पोइट्री में, उससे कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।